हेलो एवरीवन, दिस इज डिम्पल पटेल, योर साइंस टीचर। ठीक है, आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर कई सारे मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो लाइट के बारे में पढ़ा था उसको और एडवांस लेके जाएंगे विद द न्यूमेरिकल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की खाली थियरी नहीं, इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दे आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेज जैसे सनलाइट वगैरह हम बोलते हैं, मून की खुद की लाइट नहीं होती, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ टॉर्चेस, पहले ऐसे हैंड टॉर्चेस थे, अब हम मोबाइल के टॉर्चेस यूज करते हैं। बट ये सारी चीजें एक जनरल फिनोमिना फॉलो करती है, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट कॉजेज इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, सो लाइट को हम क्या कहते हैं? ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन, हमें देखने का एक सेंसेशन प्रोड्यूस करने वाली एक एनर्जी है लाइट। ये हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करती है, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ये कहीं जिगजैग घूमने नहीं जाती। क्लियर? सो अगर आप देखें तो हमारे रूम में भी सुबह सुबह सनरेज कुछ इसी तरीके से आती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि लाइट भाई सीधा रास्ता तय करती है, उससे टेढ़े मेढ़े रास्ते फॉलो नहीं होते। और रिफ्लेक्शन होने के लिए आपने पढ़ा होगा ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स या सरफेस। ठीक है, तो जब भी कोई ओपेक सरफेस को वो टच करती है तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होता है। ठीक है, तो जो रे टच हो रही है या जो रे आ रही है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे जब बाउंस बैक होती है फ्रॉम द ओपेक सरफेस, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, याद रखिए रिफ्लेक्शन अभी स्टडी कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन बाद में आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इंसिडेंट रे जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, इट विल बाउंस बैक टू प्रोड्यूस द रिफ्रैक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर किससे? परपेंडिकुलर टू आर सरफेस, जिससे टकराया है उससे परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो जिस एंगल पे हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल से टकरा लाइक हमारे सरफेस से टच डाउन होती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होती है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि भाई द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal all lie on the same surface. दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? देखिए, the angle of incidence is equal to angle of reflection, I equals to r। ठीक है, दूसरा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। ठीक है, ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़े हैं, हमको इसके बारे में काफी अच्छे से पता है। अच्छा, आपको एक चीज याद है कि हमने जब बात की थी लोअर ग्रेड्स में मिरर की, तो सबसे पहले हमने प्लेन मिरर पढ़ा था। क्या होता है प्लेन मिरर? हमारे घर पे जो मिरर्स होते हैं जिसमें हम हमारी इमेज देखते हैं, रोज सुबह उठ के ऐसे हेयर स्टाइल करते हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप करते हैं, तो वो जो मिरर होता है दैट इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, जिसका जो बैकग्राउंड है वो सिल्वर कलर से
पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? सिल्वर कलर का पेंट किया जाता है ताकि वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, आगे का रिफ्लेक्टिंग शाइनी सरफेस जिस पे हम हमारी इमेज देखते हैं। ठीक है, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। पीछे सिल्वर कलर करने का एक रीजन ये है कि हम पीछे के सरफेस को ओपेक बना रहे हैं ताकि वहां से रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, वहां से क्या हो? रिफ्लेक्शन हो। अच्छा, रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। आई गेस आप सबको पता है कि भाई जब एक स्मूथ सरफेस से या एक स्मूथ मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कोई स्मूथ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, एनी सरफेस दैट इज स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग बैक वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेंगे। जबकि दूसरा है इरेगुलर सरफेस यानी कि द रफ सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होगा विच विल बी वेरी अनक्लियर और बहुत ही इरेगुलर पैटर्न में होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे घर की दीवारें हैं, वो हम ले सकते हैं कंक्रीट वॉल्स, या फिर जो नदी में बहता पानी होता है वो हमें क्लियर रिफ्लेक्शन, हमारी क्लियर इमेज नहीं दिखाता। यहाँ पे हमने लाइक जब रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंड स्टिल वाटर। ठीक है, वहां पे पानी में कोई हिलना डुलना नहीं हो रहा है। अभी लाइक जो प्लेन मिरर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं। इफ वी लुक एट द फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो क्या कहता है कि द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। तो क्या हम मिरर के सामने जब खड़े रहते हैं तो हमारी साइज छोटी बड़ी हो जाती है? घर के मिरर के सामने नहीं होती, हमारी जो एक्चुअल साइज है वही दिखती है, प्लस वो सीधी ही होती है। हम क्या ऐसे उल्टे दिखते हैं? नहीं दिखते ना। तो इट इज ऑफ द इरेक्ट एंड सेम साइज, साइज में भी वेरिएशन नहीं होता और सीधा सीधा दिखता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इफ वी टॉक अबाउट, तो ये ऐसा कहता है कि इफ वी आर स्टैंडिंग 10 सेंटीमीटर दूर एक प्लेन मिरर से, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के पीछे वो भी 10 सेंटीमीटर दूर ही फॉर्म होगी। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस आगे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम प्लेन मिरर के, उसकी इमेज उतना ही डिस्टेंस पीछे फॉर्म होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज अबाउट लैटरली इन्वर्टेड। मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्लेन मिरर्स में इमेज फॉर्म होती है, अगर आप राइट हैंड रेस करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड लगेगा, इट इज अपोजिट। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन फिनोमेना दिखता है हमें प्लेन मिरर में। ठीक है, अगर एक रोबोट 8 मीटर दूर खड़ा है फ्रॉम अ प्लेन मिरर तो उसकी इमेज फॉर्म होगी कहां पे? 8 मीटर दूर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, सेम डिस्टेंस रहेगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, तो 8 ये और 8 ये, यानी कि टोटल 16 मीटर दूर रोबोट की सेम साइज की बट लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। नाउ इफ ही मूव्स डिस्टेंस 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर आएगा तो उसका इमेज भी 2 मीटर आगे बढ़ेगा। वो जितना नजदीक आता जाएगा इमेज फॉर्मेशन उस तरीके से मूव होता रहेगा। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनिशियली इट वाज 16, अभी इट विल बी 12 मीटर्स, है ना। सो क्या समझ रहे हैं कि अगर मैं 10 सेंटीमीटर इधर हूं, 10 सेंटीमीटर पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो टोटल 20 सेंटीमीटर हमारा इमेज का डिस्टेंस है हमसे। ठीक है, अभी आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या होते हैं ये स्फेरिकल मिरर्स और कौन कौन सी टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स? इफ वी टॉक, तो देखो स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं।
कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, अभी समझते हैं। बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम बता सकते हैं कि कॉनकेव, जिसके अंदर अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ऑन द केव साइड इट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जो मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड हो, द शाइनर पोर्शन इज आउटसाइड, पीछे की साइड, देन इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर हम इसके डायग्राम्स एक सर्कुलर मिरर पार्ट में से लें, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है, देन इट इज कॉनकेव, एंड बाहर की साइड है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अगर इफ यू ऑब्जर्व दिस पार्ट, ठीक है, दिस वन, its opaque surfaces in, reflecting surfaces बाहर की साइड से, then it is a convex mirror। कॉनकेव में अंदर की साइड रिफ्लेक्शन होता है, बाहर की साइड जहां पे ये लाइंस ड्रॉ है वो ओपेक सरफेस है, सो इट इज अ कॉनकेव मिरर। समझ आई बात? ठीक है, एक मिनट। अभी यहाँ पे जब भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे एंड दे विल बाउंस बैक। ठीक है, तो बाहर की साइड सारे खुल जाते हैं इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर सॉरी, तो उसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। जब हमारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ओपन अप हो जाती हैं टू अ वाइडर स्पेस, उसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो वो सारी कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं एक पोजीशन पे, तो कन्वर्ज हो जाती हैं, सारी मिल जाती हैं एक पोजीशन पे, इसीलिए उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। देखो समझो, कॉन्वेक्स में सारी बाहर की तरफ जाएंगी तो वो डाइवर्ज होता है, जब सब एक साथ मिलती हैं तो उसको कन्वर्ज कहते हैं, इसीलिए कॉनकेव इज कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर? अभी कुछ कॉमन टर्म्स हमें समझने हैं। एक सर्कल होता है, उसका सेंटर होना जरूरी है। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं? एक सर्कुलर मिरर के पार्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म समझते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या डिफाइन करते हैं? ये डेफिनेशंस 1 मार्क में पूछी जाती हैं। ये है कि भाई द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जो स्फेरिकल या जो स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, उसका सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, उसका सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अभी आगे बढ़ते हैं। पोल, ठीक है, पोल हम बोलते हैं कि जो ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी कि हमारा जो मिरर है उसका सेंटर, ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पी। यानी कि सीधा सीधा समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम मिरर के सरफेस से टच करते हैं और वो जहां पे कट डाउन करता है, दैट इज द पोल पी। अभी हम वो कैसे चेक करें? तो एक चीज है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसे हैं जो पास ऑन होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई लाइन है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। या फिर अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद करें तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल। ठीक है, क्या बनाती है वो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि अगर C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा डायामीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा रेडियस है R, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा R है विथ इन टर्म्स, अगर हम डायमीटर और रेडियस के टर्म्स में समझे तो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये जो हमारा मिरर का पार्ट है उसका रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन टर्म प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो जब सारी लाइट की रेज, इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उसको हम प्रिंसिपल फोकस F कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस F। कॉनकेव मिरर में वो सारी एक जगह पे मिलेंगी, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मीट्स एट द पॉइंट F, और हमेशा कॉनकेव मिरर के लिए F इन द फ्रंट बनेगा, ठीक है। जबकि हम कॉन्वेक्स मिरर की ये बात करेंगे तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में सारी रेज डाइवर्ज होती हैं, ठीक है, सारी रेज डाइवर्ज होती हैं, बट व्हेन यू एक्सटेंड द डाइवर्ज रेज बिहाइंड द मिरर, तो वो वहां पे जहां पे टच डाउन हो रही है या मीटअप हो रही है, दैट विल बी द प्रिंसिपल फोकस फॉर द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आपको डाइवर्ज होती है रिफ्लेक्टेड रेज तो आपको मीटअप होते नहीं दिखती, बट व्हेन यू एक्सटेंडेड बिहाइंड द मिरर आपको समझ में आता है कि यहाँ पे इसका फोकस, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। समझ आई बात प्रिंसिपल फोकस की। कॉनकेव मिरर में रियल फोकस बनता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में वो वर्चुअली हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है और कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है। फिर आती है बात फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फॉर द कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस से अगर पोल का डिस्टेंस हम बात करें तो पीछे की साइड होगा, क्लियर, क्यों, बिकॉज इट हैज वर्चुअल फोकस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, फोकल लेंथ F इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हम कहें कि R/2 है। फोकल लेंथ इज R/2। R क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट। सो दो बार जब F होता है, या हम कहें 2F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है हमें कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R हमें दे दिया है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं हम, बेसिकली F इज R/2, यानी सीधा सीधा 32 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 16 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट वुड बी 16 सेंटीमीटर, क्लियर। समझ आई यहाँ पे बात, किस तरीके से कैलकुलेशन किया, ये 1 जा ये 16 हो जाता है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम 2 से डिवाइड करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है विच इज 32, ठीक है। तो 32 को सीधा सीधा 2 से डिवाइड किया तो हमें फोकल लेंथ मिल गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The focal length of the spherical mirror is 20 centimeter. What is its radius of curvature? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ दे दिया है। We need to find out the radius of curvature. अभी हमें एक चीज पता है कि भाई जो फोकल लेंथ है वो डबल अप करो तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है, ठीक है। क्यों? F इज R/2, तो अगर हमें R ढूंढना है तो 2 इधर ले जाना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में, राइट। तो R इज ट्वाइस ऑफ F। F हमारा क्या दिया है? 20 दिया है क्वेश्चन में। सो ट्वाइस ऑफ 20 विल बी 40। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर वुड बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए या फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ईदर ऑफ द वन दिया होगा, प्लस इसी के बेसिस पे हमें लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस भी वर्कआउट करने। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला याद रह गया तो आपको आगे के न्यूमेरिकल्स इजी लग जाएंगे। अब आती है बात रे डायग्राम्स की। हम कहते हैं मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, बट कैसे वो इमेज फॉर्म करते हैं उसके लिए कुछ डायग्राम्स, उसके लिए कुछ रे थियरीज हैं, वो हमें समझनी है। ये रियल ऑब्जेक्ट की एक इमेज ऐसी बनती है, ठीक है, बट वो इमेज हमारे पास किस तरीके से पहुंचती है, वो कौन सा पाथवे फॉलो करती है, क्योंकि हमने क्या बोला, लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। तो आड़ी टेढ़ी जो लाइनें गई है वो तो हमें क्लियर दिखने नहीं वाली, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है इमेज का फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर वो ढूंढना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रे डायग्राम्स, ठीक है। रे डायग्राम्स की मदद से हमें पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज, किस तरीके की इमेज बनी है, वो सब समझ में आता है, ठीक है। इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी सीधी इमेज, ठीक है। हम जैसे खड़े हैं वैसे ही हम अपने आप को देख पाते हैं। कुछ होते हैं मैग्निफाइड, है ना। आपने जू वगैरह में देखा होगा कि आप कभी बहुत बड़े लग जाते हो, कभी बहुत छोटे लग जाते हो, है ना। तो मैग्निफाइड इमेज मिलती है। फिर हमें मिलती है इन्वर्टेड इमेज, यानी कि हम उल्टे दिखते। अगर मेरा हाथ ऐसा है तो मुझे वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इट वुड बी इन्वर्टेड इमेज। कभी कभार बहुत छोटी दिखती है, डिमिनिश्ड। कभी कुछ चीज बहुत बड़ी दिख जाती है, कभी कुछ चीजें बहुत छोटी दिख जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा है ना नेचर ऑफ इमेज है, जो हमें रे डायग्राम से उसकी पोजीशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उस हिसाब से हमें पता चलता है, ठीक है। रे डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ बेसिक्स हैं, 4 बेसिक रूल हैं जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उसको समझते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पहले ड्रॉ करना है विद द मेजरमेंट्स। अगर आप पोल 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है, तो पोल क्या है, हमारे मिरर का सेंटर, ठीक है। तो मिरर का सेंटर ड्रॉ करके प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें कि हमारा फोकस 2 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि पोल से वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 2 और सेंटीमीटर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है, टू मेक द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी।
ठीक है, याद रखो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, इफ द फोकल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर होगा, डबल अप होता है। क्लियर? अभी इसी में एक रूल समझते हैं। पहला रूल ऐसा कहता है, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो किस तरीके से होता है, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, यहां से जो लाइट पास हुई विच इज पैरेलल टू माई प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी तो पास होगी फोकस से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी रे जाती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है थ्रू फोकस। ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होती है तो वो वही रास्ता वापस अपनाती है, इट रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द सेम पाथ। ठीक है, देखो पहला लॉ ऐसा कहता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, पर जब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वही जो इंसिडेंट रे का रास्ता था वही वो ट्रेस बैक करेगी फॉर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल ऐसा कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट हमारे फोकस से पास होती है, यानी कि इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हमारा जो रूल नंबर 1 था उसका वाइस वर्सा है। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके हमारे मिरर पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द फोर्थ रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या कहता है, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जब कोई रे पोल्स को डायरेक्ट टकराएगी तो वो जो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो फॉलो करेगी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये 4 बेसिक रूल हैं फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम। रिवाइज करते हैं एक बार सब साथ में। ठीक है, फर्स्ट वन, if the incident ray is parallel to principal axis, reflected ray passes through the focus. ठीक है, second rule, if the incident ray passes through C, center of curvature, reflect back through C. ठीक है, थर्ड की बात करें अगर हम, so if the incident ray passes through focus, तो reflected ray क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिलेंगी, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ एंड द फाइनल रूल, दैट इज इफ द इंसिडेंट रे इज striking the pole at an angle, that is angle of incident, it will reflect back with the same angle following the phenomena of angle I equals to angle R. ठीक है, ये 4 रूल जो हमारे रे डायग्राम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक रूल्स ऐसे जो हम हमारे रे डायग्राम्स अलग अलग लाइक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर या आगे लेंस में भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मिलते हैं लाइक फॉर डिफरेंट पोजीशंस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है।